लाइट। क्या आपने कभी सोचा है जो लाइट पूरे यूनिवर्स से ट्रेवल कर कर हम तक पहुंच रही हो, आखिर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और क्या ये वैल्यू सही है भी या नहीं? पिछले 5000 सालों से ह्यूमंस लाइट की स्पीड को मेजर करने की ट्राई कर रहे हैं। एक तरीके से कह सकें कि स्पीड ऑफ लाइट का पीछा कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं लेकर चलूंगा आपको एक ऐसे सफर पर जहां आप इस स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करता हुआ देखेंगे। हम पास्ट में जा करके इसकी हिस्ट्री को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है ये आखिर हमें कैसे मिली, और ये मिली तो मिली, क्या ये सच में सही है भी या नहीं, और आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या थॉट एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिससे वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो लाइट की स्पीड से या लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकता। तो चलिए अपने लाइट की स्पीड के सफर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। साल 1638 जब सबसे पहले एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश करी। दरअसल गैलीलियो से पहले कई एस्ट्रोनॉमर और कई फिलोसोफर्स ये मानते थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिट है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को मेजर नहीं किया जा सकता। गैलीलियो ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कोशिश करी, बट गैलीलियो इस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरीके से फेल हो चुके थे और उनका कंक्लूजन ये था या तो स्पीड ऑफ लाइट सच में इन्फिनाइट है या फिर ये इतनी ज़्यादा है कि हम इसे कभी मेजर ही नहीं कर सकते। बट एक सेकेंड, आप सबके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनाइट नहीं है, ये बात सबसे पहले किसने समझी और किसने इस चीज़ को मेजर किया? तो मैं आपको बता दूं, ना तो वो न्यूटन थे और ना ही वो आइंस्टाइन, वो थे एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर। रोमर का कभी भी ये टारगेट नहीं था कि स्पीड ऑफ लाइट को कैसे मेजर करना है, बल्कि वो एक कॉस्मिक क्लॉक की स्टडी कर रहे थे। दरअसल उस समय के सभी साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर का ये मानना था कि जुपिटर के मून आईओ एक कॉस्मिक क्लॉक की तरह स्टडी किया जा सकता है, जो कि अगर हम अर्थ से टाइम मेजर करते हैं और अर्थ की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो शायद वो इतना एक्यूरेट ना हो। अगर हम एक ऐसी क्लॉक को डिस्कवर कर पाएं जो कि अर्थ बेस्ड ना हो तो शायद हम टाइम को और अच्छे से समझ पाएंगे। और यही स्टडी था। रोमर का सिर्फ इतना काम था कि वो अपने टेलीस्कोप से ये स्टडी करते कि आईओ का एक्लिप्स कब होता, और आईओ की डेटा को उनको सिंपल उनको नोट डाउन करना था और उस डेटा के बेसिस पर उनको सिर्फ एक प्रिडिक्शन करनी थी। लेकिन तभी रोमर ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जिसने स्पीड ऑफ लाइट की पहली वैल्यू हमको दी। तो रोमर का जो सिंपल सा वर्क था वो ये था कि अर्थ से जुपिटर के मून आईओ को स्टडी करना और उसके एक्लिप्स की डेटा को स्टडी करने की कोशिश करना। अब ये जो टाइम को मेजर करने के लिए जुपिटर के मून आईओ को ही क्यों चुना गया, और ये रिसर्च आपकी है, आप जाइए इसके ऊपर अपनी रिसर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। अर्थ से मेजर कर रहे थे, या बोल सकते हो आप इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आईओ का एक्लिप्स क्या होता है। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब अर्थ जुपिटर के करीब होता था तो आईओ का जो एक्लिप्स था, या बोल सकते हो जुपिटर का जो एक्लिप्स था, वो 11 मिनट पहले होता था किसी और दूसरी पोजीशन के। और जब अर्थ इससे दूर होती, जुपिटर से दूर होती, तो ये जो एक्लिप्स था ये 11 मिनट लेट होता। तो कभी तो ये जो एक्लिप्स था, जो कि जुपिटर का एक्लिप्स कह सकते हो आप, ये 11 मिनट पहले होता और कभी ये 11 मिनट लेट। ये जो 11 मिनट का डिले था इसको स्टडी किया ओले रोमर ने, और उन्होंने ये कंक्लूड किया हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनाइट ना हो, बल्कि ये जो डिले हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में ही कुछ समय ज़्यादा लग रहा हो। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सभी साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि लाइट को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। लाइट एक इन्फिनाइट स्पीड से चलती है,
जिसका मतलब ये है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पर हो चाहे आप यहाँ पर हो, लाइट आपको सेम समय पर दिखाई देगी। लेकिन रोमर की स्टडी ने ये प्रूफ किया कि ऐसा नहीं है, और इसी टाइम डिफरेंस से ओले रोमर ने एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाली, बट हाँ सबसे पहले ये जरूर प्रूफ किया कि जो लाइट की स्पीड है वो इन्फिनाइट नहीं है। आगे चल करके इन्हीं के जो डेटा था, जो रोमर के ऑब्जर्व डेटा था, जब रोमर नहीं रहे तो इनके डेटा को स्टडी किया हाइगन ने, और हाइगन ने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली उस समय के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट की, और हाइगन ने जो वैल्यू को कैलकुलेट किया वो थी 2,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, ये एक्सपेक्टेड जो करंट वैल्यू है उससे बहुत ही ज्यादा डिफर कर रही थी, बट ये सबसे पहली शुरुआत थी जब हमें एग्जैक्ट पता चला, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली कि स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट नहीं है बल्कि उसकी एक फिक्स स्पीड हो सकती है। कई साल बीत गए, रोमर हमको अब तक ये बता चुके थे कि स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट नहीं है। इसके बाद कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को अलग अलग तरीके से मेजर करने की कोशिश करी। फिजियो ने सबसे पहले अर्थ बेस्ड एक्सपेरिमेंट किया और स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश करी। इसके बाद फोको ने इस एक्सपेरिमेंट को रोटेटिंग स्पिन व्हील से करने की कोशिश करी, और इसके कई सालों बाद 1800 के एंड में एक अमेरिकन साइंटिस्ट या बोल सके अमेरिकन नेवी ऑफिसर, उन्होंने फोको के इस एक्सपेरिमेंट को, इस रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट को ध्यान से स्टडी किया, और उन्होंने ये समझा कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा एक्यूरेटली करें तो हमें जो रिजल्ट है वो और पॉजिटिव मिलेंगे। और उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि था माइकलसन रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन का जो रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट था उसका सेटअप कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट इस तरीके से आएगी, और ये एक मिरर है, इसका नाम हम रख देते हैं M1। ये रोटेटिंग मिरर है, लाइट इससे टकराएगी और ये दूसरे मिरर से टकराएगी और रिफ्लेक्ट करके हमें यहाँ पर टेलीस्कोप लगा है इसमें दिखेगी। ठीक है, ये मिरर रोटेटिंग मिरर है, और ये दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस जो उन्होंने ली थी वो 35 किलोमीटर थी। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, हमें बस डिस्टेंस अपॉन में टाइम मेजर करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम बड़ी से बड़ी डिस्टेंस भी लें तो भी लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसको कवर कर लेगी। तो एक ऐसी स्टॉप वॉच बना पाना जो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को मेजर कर पाए, ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन माइकलसन ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, चलिए देखते हैं। उन्होंने स्टॉप वॉच की तरह यूज किया इस रोटेटिंग मिरर पर। तो सबसे पहले अभी आप ऐसा अज्यूम करो, ये जो मिरर है ये रेस्ट पर है, ये रोटेट नहीं कर रहा। तब माइकलसन ने क्या ऑब्जर्व किया, लाइट ऐसे आती है, इस वाले पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करती है और अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर जाती है दूसरे मिरर M2 से, रिफ्लेक्ट करके यहाँ हमें टेलीस्कोप में लाइट दिखती है। ठीक है, अब क्या करते हैं माइकलसन, इस जो मिरर है इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं किसी फ्रीक्वेंसी f पर। तो जैसे ही आप इस मिरर को रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या देखते हो, ये जो लाइट ऐसे आ रही है, तो अब इतनी देर में ये जो मिरर था ये थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, और लाइट जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पर गिरे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अब ये 8th पॉइंट है, ये 7th पॉइंट है, ऐसे पॉइंट आगे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी टोटल 8 साइड्स है। तो हमने क्या देखा, जब भी लाइट इधर इधर या कहीं पर भी ऐसी रैंडम जगह पड़ती तो वो लाइट टेलीस्कोप वाले में ऑब्जर्व ही नहीं होती, वो लाइट टेलीस्कोप तक पहुंचती ही नहीं थी। तो बस माइकलसन के दिमाग में एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट था कि हमें क्या करना है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर इसको रखना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाली सिचुएशन मिले जो रेस्ट पे था। मतलब हमने इसको धीरे धीरे रोटेट करना, इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते गए तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी f हमें मिली जिस पर जो रेस्ट वाली पोजीशन पे जैसे मेरे को लाइट दिख रही थी वैसे के वैसे मेरे को ऑब्जर्व हुई। यहाँ समझने वाली बात क्या है, एक बार आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो आप इजीली फ्रीक्वेंसी की मदद से टाइम पीरियड, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/t, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t। एक बार फ्रीक्वेंसी मिलते ही आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, मान लेते हैं 550 हर्ट्ज, जिस पर आपको लाइट टेलीस्कोप में ऑब्जर्व हुई, तो जब आप इससे टाइम पीरियड निकालोगे, वो टाइम पीरियड कौन सा होगा? वो इस मिरर के रोटेशन स्पीड वाला टाइम पीरियड होगा। इसकी रोटेटिंग करने की जो टाइम पीरियड है, एक रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो होगा। उससे क्या होगा? उससे तो हमें कभी भी एग्जैक्ट वो चीज मिल ही नहीं पाएगी। इसमें आप ऑब्जर्व करो क्या चीज है, ध्यान से देखो। लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्व होने में कितना डिस्टेंस एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसका बस 1/8, जैसे इसके 8 हिस्से हैं, उसका सिर्फ 1/8 हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 ना हो करके ऐसा हो गया 5 6 7, तभी हमें लाइट ऑब्जर्व होगी। 5 6 7 तभी भी इतना ही तो डिस्टेंस चला है। तो कितना डिस्टेंस चलने पर हमको ये मेजर होता है? 1/8। तो हमने सिंपल सी कैलकुलेशन क्या की, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को मैं मिटाऊं, मान लेते हैं मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल गई, मैंने टाइम पीरियड मेजर किया 1/f। मैंने क्या किया, इस टाइम पीरियड का कौन सा हिस्सा लिया? 1/8 वाला हिस्सा। तो जो हमारा टाइम था वो कितना आ गया? 1/8f। अब हम नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 35 70 किलोमीटर हम लोग चले, और यहाँ पर हम ये अपना टाइम रख देंगे 1/8f। और इससे जो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में वेलोसिटी निकाली, स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट निकाली वो लगभग ये थी। और देखोगे अगर आप एक्चुअल वैल्यू के, ये बिल्कुल पास है, बिल्कुल एकदम पास है। तो ये वो पहला एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते हो जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट के सबसे ज्यादा क्लोज गए। ये एक्सपेरिमेंट था एल्बर्ट अब्राहम माइकलसन का एक्सपेरिमेंट रोटेटिंग मिरर, जिसमें उन्होंने इस रोटेटिंग मिरर को एज अ क्लॉक इस्तेमाल किया। माइकलसन के इस एक्सपेरिमेंट के लिए साल 1907 में माइकलसन को नोबेल प्राइज मिला। माइकलसन फर्स्ट अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था। जहां एक तरफ सभी साइंटिस्ट स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने में लगे हुए थे, वहीं आइंस्टाइन के दिमाग में एक अलग ही थॉट एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो सोच रहे थे कि क्या हो अगर मैं लाइट के साथ साथ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दूं। तो सुनने में बहुत ही चाइल्डिश लगता है, लेकिन जब हम लाइट के साथ साथ, अगर आप इस चीज को इमेजिन करो, जब आप लाइट के साथ साथ ट्रेवल करना स्टार्ट करोगे तो आपकी और लाइट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 होगी। यानी कि एक तरीके से आपको जो लाइट है वो फ्रोजन, यानी कि जो लाइट की वेव है वो स्टिल दिखाई देगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कहते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट यानी कि ऑसिलेट करते रहना होगा। जैसे ही ये वाइब्रेशन रुकेगा, यानी कि जो वेव है वो रुक जाएगी, तो वाइब्रेशन भी खत्म हो जाएगी, और वाइब्रेशन से खत्म होने से लाइट का जो एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो जाएगा। आइंस्टाइन ने सोचा लेकिन वो तो मेरे को फ्रोजन दिखेगी क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब या तो ये लाइट के जो लॉज हैं ये गलत है, या फिर हम लाइट को अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं। आइंस्टाइन का ये जो लाइट को लेकर के ऑब्सेशन था ये कई सालों तक चला, और एट द एंड आइंस्टाइन ने ये रियलाइज किया कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं वो सही बता रही हैं रिजल्ट जो भी है। और उन्होंने सोचा शायद हम लाइट को ही गलत तरीके से समझ रहे हैं, और उन्होंने कंक्लूड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकता। और उन्होंने एक सिंपल सी लाइन बोली, अक्रॉस द स्पेस स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। और यही बेस बना उनकी थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इन फ्यूचर वीडियोस कभी ना कभी मैं इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर जरूर बात करूंगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मेरा दिया गया कोई भी एग्जाम्पल इस वीडियो में या मेरी कही गई कोई बात आपको ऐसा लगता है आप उससे सहमत नहीं रखते हैं, तो प्लीज एक पॉजिटिव वे में कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाई दीजिए। मैं उनको समझने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए चलिए चलते हैं, चलिए छुट्टी करते हैं।